हाँ जी, आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन? जी आ रही है। ठीक है, ओके चलें। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। और आज के टॉपिक में, आज की लेक्चर में एक्चुअली मैंने टॉपिक्स तो खासे जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो कि आई वुड लाइक टू डिस्कस। उसमें से कुछ जो हैं वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी किए हुए भी हैं, लेकिन अगेन जिस तरह आपने देखा है इस कोर्स में, आई ट्राई टू गिव यू द इंट्यूशन के उसके बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड द मैथमेटिक्स जो कि हम कर रहे होते हैं। तो उसमें आइगन डिकम्पोजिशन जो है वो उसके बारे में हम एंड में खैर बात करेंगे। उससे पहले जो है वी विल टॉक अबाउट अनाउंसमेंट जो है वो वही है जो आपकी मिड के बारे में है। अदरवाइज जो है हम पार्सेवल थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम पार्सेवल थ्योरम मैं करवा रही थी, तो वहाँ पे एक पॉइंट एक्चुअली मैंने लिखा हुआ ही गलत था, जिसकी वजह से मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी। तो वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट दिस थिंग। और उसके बाद इनर प्रोडक्ट हम थोड़ा सा रिविजिट करेंगे। एंड देन नॉट पार्सेवल थ्योरम, बेसिकली इनर प्रोडक्ट कर रहे थे। पार्सेवल थ्योरम तो हम कर चुके थे, इनर प्रोडक्ट हम बात कर रहे थे, जिसमें थोड़ा सा जो है वो मैं कंफ्यूज हो गई थी। एंड देन वी विल टॉक अबाउट लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम्स, वेल पोज प्रॉब्लम्स और वेरियस सिस्टम टाइप्स की हम बात करेंगे। फिर सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करेंगे, आइगन डिकम्पोजिशन। ये टॉपिक्स लग तो ज़्यादा रहे हैं, बट वी विल जस्ट ब्रीफली डिस्कस दैम। और अनाउंसमेंट में जो है वो यही है कि आप लोगों को पता है कि मिड जो है वो नवंबर 25 को है, आपका नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह। और टाइमिंग जो है वो क्लास की ही टाइमिंग्स होंगी। बाकी जो कंटेंट्स होंगे जो हम आज तक कवर करेंगे वो इंक्लूडेड होंगे उसमें। जो मैं नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में करूँगी वो इंक्लूडेड नहीं होगा। और जो आज के बाद एक तो लेक्चर आपका वेंसडे को होगा, उसके बाद आई विल ट्राई कि थर्सडे को हो जाए। तो उसमें आई विल ट्राई टू हैव अ ब्रीफ, मतलब आधे घंटे का जो काइंड ऑफ रीकैप कि हमने क्या क्या कुछ किया है अभी शुरू से लेकर अभी तक, जो कि आपका मिड में होगा। तो वो खैर थर्सडे को या फ्राइडे को, जिस दिन भी हो सका लेक्चर, उस दिन फिर हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, पार्सेवल को तो खैर मैं स्किप ही करती हूँ। और यू कैन जस्ट लुक इनटू द इनिशियल पार्ट ऑफ द पार्सेवल, जो कि हमने बेसिकली प्रूव जो देखा था कि दिस इज़ एक्चुअली व्हाट पार्सेवल थ्योरम सेज, कि हमारे पास अगर इनर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं किसी भी दो वेक्टर्स का इन अ वेक्टर स्पेस एस, तो दैट इज़ एक्चुअली द सेम एज द इनर प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट्स जो है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो कोफिशिएंट्स अगर आए हुए हैं उनका हम जो ले रहे हैं एल टू नॉर्म जो डिफाइन हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट इनर प्रोडक्ट, तो उससे ही जो चीज़ आती है, यानी अगर आप कोफिशिएंट स्पेस में जा रहे हैं तो कोफिशिएंट का जो इनर प्रोडक्ट है दैट इज़ द सेम एज द वेक्टर इटसेल्फ इनर प्रोडक्ट। और इसमें जो है वी हैव डिफाइन के कोफिशिएंट्स, हम इसकी बात कर रहे हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम दिस थिंग। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें ये है कि जो हम ये वेक्टर्स ले रहे हैं एक्स पीज जो हैं दे हैव टू बी ऑर्थो बेसिस, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग। हमने ये बहुत डिटेल में पीछे डिस्कस किया भी है और प्रूव भी किया है कि अगर आपके पास ऑर्थो बेसिस हों सारे जो पीज हैं, तो इसका मतलब है कि किसी भी वेक्टर को अगर हम उन ऑर्थो बेसिस के साथ इनर प्रोडक्ट लेते रहें तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं। और व्हाट इज द कोफिशिएंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? कोफिशिएंट्स आर बेसिकली जो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन से, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेक्टर एक्स है और ये इट बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस एस, और मैं ये कहती हूँ कि जी इस वेक्टर स्पेस एस जो है इटसेल्फ इसके तमाम के तमाम जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो P1 से लेकर P सम PM तक हैं या PN तक हैं जो, तो इसका मतलब ये है कि आई कैन राइट एक्स एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड चीज़ है। जो ये हमने निकालने हैं सीज, इनका हमने देखा था कि वी कैन कंप्यूट दैम बाय दिस फार्मूला प्रोवाइडेड के सी के को जो है प्रोवाइडेड के दीज पीज आर ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, ये ऑर्थो बेसिस हमारे पास गिवन है। तो ये चीज़ जो है ये पार्सेवल थ्योरम कह रही है कि अगर आपने कोफिशिएंट्स ले लिए दो, अगर आपके पास एक वेक्टर एक्स है दूसरा वेक्टर वाई है, आप इनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं या आप इनके कोफिशिएंट्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, इट शुड बी द सेम प्रोवाइडेड के हमारे पास जो बेसिस वेक्टर्स हैं दे आर ऑर्थो बेसिस। अच्छा, यहाँ से जो है इनर प्रोडक्ट का हम ये प्रूव कर रहे थे। व्हाट वी वर ट्राइंग टू प्रूव इज के हमारे पास अगेन वही वाली बात कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर स्पेस S है और इस S पे हमें ये कह
रही हूँ कि इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स और इस ऑर्थो बेसिस है, ठीक है। ऑर्थो बेसिस से आपके जहन में फौरन ही आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि अगर इसके कोफिशिएंट हम सी के कह रहे हैं तो दे शुड बी इक्वल टू एक्स टाइम पी के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस, कोई भी अगर ऐसा आ जाता है तो, ठीक है। और इसके अलावा जो है व्हाट वी आर सेइंग इसके हमारे पास एक और सब स्पेस है जिसके जिसके बेसिस वेक्टर्स जो हैं दे आर एक्चुअली सबसेट ऑफ दीज बेसिस वेक्टर्स। वो अगेन दिस इज नॉट समथिंग न्यू, हम पहले करते रहे, बट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इज के जो एरर आ रहा है वो कितना एरर, मतलब पहली बात तो ये है कि अगर हम इस तरह की टर्म्स में डिफाइन करें, वी ऑलरेडी नो कि जो हमारे पास एरर है, अगर इफ़ यू हैव अ वेक्टर एक्स हियर और हम इसका जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक्स हैट पे इन ऑर्डर टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन इन दिस सब स्पेस, तो वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो बेस्ट एरर है वो किस वक्त आएगा, जब ये जो एरर है दैट इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर सब स्पेस टी, ठीक है। लेकिन ये कि अब हम जो है वो ये चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इसकी टर्म्स में लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस जो हम रिप्रोड्यूसिंग फार्मूला कह लें या इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशंस क्या होंगी। दूसरी चीज़ ये कि व्हाट कैन बी द बेस्ट एरर, ठीक है, कि आपके पास ये तो हमें पता है कि ये जो है ऑर्थो बेसिस, अगर आपके पास बेस आप जब किसी भी उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एरर जो है वो बेस्ट आ जाएगा जब इस तरह से आएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह टी में अगर मेरे पास 10 टर्म्स हैं तो हाउ मेनी टर्म्स शुड देयर बी, यानी जो सब स्पेस मेरे पास हैं उसमें कितने उसके बेसिस वेक्टर्स हों कि मैं कहूँ कि अच्छा दिस इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन और समथिंग लाइक दिस। तो इसके लिए हम जस्ट सर्टेन फार्मूलाज निकालना चाहेंगे और नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द फार्मूलाज इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट वेक्टर्स जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और बार बार जो चीज़ मैं मेंशन कर रही हूँ वो ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्थो बेसिस बिकॉज उसमें जो है वो कोफिशिएंट वेक्टर्स को इस तरह से लेके हमारे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो वी स्टार्टेड विद दिस थिंग कि अगर मेरे पास x जो है वो अगेन s से x इज अ वेक्टर इन s and then I want to find the closest point to x in t. So this is x hat and x hat will be the linear combination of basis vectors of t which we already actually know. तो इसका मतलब है कि मैं इसका फॉर्मूला जो है इस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ c के बजाय मैंने a से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ a1 p1 प्लस a2 p2 से लेकर a10 p10 तक, एंड वी नो कि these a's can be computed by the linear by the dot product of by this thing, ठीक है, inner product of x with all any of these vectors. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं x को itself करना चाहूँ, I know I have the basis vector for the vector space S also. तो इसका मतलब है कि x itself can be represented as a linear combination of all of these vectors, 1 से लेकर infinity तक आ गया। तो it means कि what we are saying is कि we have x, actual x जो है this will be equal to this will be equal to k from 1 to infinity a k p k, ठीक है। और a k जो है बिकॉज ऑर्थो बेसिस है तो इसका मतलब है कि a k इज एक्चुअली इक्वल टू x टाइम्स p k multiplied by k, and x hat जो है which is the approximation in the subspace that is from 1 to 10 x pk times pk. तो it means कि error जो है that will be equal to k from k greater than 11 में कर सकती हूँ and the same thing, ठीक है। और अगर मैं एरर का स्क्वायर लेना चाहूँ, ठीक है, बिकॉज वी नो के वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर और एक्चुअली नॉर्म का स्क्वायर अगर हम उसका लेना चाहें तो लेट मी एक्चुअली राइट इट ऑन अ सेपरेट पेज कि मेरे पास एरर जो है इट इज इक्वल टू summation k greater than 11 x pk
times pk, and what is error, and ये है किसके इक्वल, x minus x hat के इक्वल. So if I take square of its norm, then it will come be equal to greater than, actually greater than or equal to 11 होना चाहिए, या greater than 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 तक जो है वो दोनों में कॉमन है. So I will write it as, हमें स्क्रीन नहीं आ रही, नहीं, ओके, काफी देर से नहीं लग रहा. ओ, अब आ रही है जी अब आ रही है. अच्छा. अच्छा मुझे पता ही चला. अच्छा आप अटेंड कर रही हैं, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती. ओके, सो दिस इज एक्चुअली k ग्रेटर देन 10 और इट विल बी इक्वल टू x pk inner product and then again this pk and norm. ठीक है, और ये जो है वो बेसिकली ये S में यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये वेक्टर स्पेस S में जो भी नॉर्म हमारे पास डिफाइंड है उसके तहत हम इसको लेके इसका स्क्वायर कर रहे हैं. एंड वी नो कि अगर आप नॉर्म करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बेसिकली समेशन और जो हमारे पास ऑपरेटर्स जो हैं दे आर एक्चुअली लीनियर ऑपरेटर्स. तो समेशन को मैं बाहर निकाल के और इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू k ग्रेटर देन 10 इनर प्रोडक्ट ऑफ x pk with itself. Okay, जी with itself. ठीक है, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनर प्रोडक्ट ना, कि अगर आपके पास x है और y है और आप इसको इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली नॉर्म स्क्वायर, एक्स वाई का नॉर्म स्क्वायर एक्चुअली. हाँ ठीक है, कि आपके पास जो है ये एक्स एक्स ही कर लेते हैं क्योंकि हम सेम के साथ कर रहे हैं ना, एक्स को एक्स के साथ कह रहे हैं तो एक्स का नॉर्म स्क्वायर है. तो सिमिलरली तो ये इसका स्क्वायर था तो मैंने बस इसका जो है वो दिस इज एक्स फॉर अस अगर हम इसके साथ कंप्यूट करें. नाउ वी नो दैट दिस इज एक्चुअली आर कोफिशिएंट. ठीक है, जिसको आप अल्फा कह लें, ए कह लें. मेरा ख्याल है कि मैंने पीछे जो है वो उसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो आई कैन राइट इट एज ए के. ठीक है, बिकॉज अगेन पार्सेवल्स थ्योरम के हिसाब से अगर हम यहाँ पे तो वी हैव अल्फा के जो कि कोफिशिएंट्स हैं दे आर एक्चुअली एक्स पी के अंडर जो भी नॉर्म हमने डिफाइन किया हुआ इन दैट वेक्टर स्पेस. तो हम यही वाली डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं. तो दिस आई कैन राइट दिस फर्दर एज के greater than 10 AK PK and then again AK PK. Okay, because हमारे पास जो है वो सेम. अब यहाँ पर क्या होगा, if you remember again we had the property of norm कि अगर आपके पास कोई एक स्केलर है अल्फा टाइम्स x का नॉर्म विद x है, I can take अल्फा आउट और इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ. तो इसका मतलब है कि यहां से आई कैन टेक ए, दिस इज ग्रेटर, तो यहां से आई कैन टेक ए के स्क्वायर आउट एंड बी लेफ्ट विद पी के इनर प्रोडक्ट विद पी के. दिस थिंग वी नो इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेम के साथ है, के जो है वो आपके पास एक समेशन है तो के विल बी द सेम. दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ अ बेसिस वेक्टर विद इटसेल्फ, और जो क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल है तो इस विल बी इक्वल टू 1. तो इट मीन्स कि ये जो समेशन है इट विल कम आउट टू बी के ग्रेटर देन 10 ए के स्क्वायर एंड ए के स्क्वायर मीन्स के ए के का आपके पास, क्योंकि ए के इज जस्ट स्केलर है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्मूले में नॉर्म के फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज ए के इनर प्रोडक्ट विद ए के.
क्योंकि नॉर्म का स्क्वायर है. एंड देन फ्रॉम हेयर आई नो व्हाट इज ए के. ए के इज इक्वल टू एक्स इनर प्रोडक्ट पी के. So it means ke I can write it as k greater than 10. This will actually be equal to x pk inner product with x pk, and this will be equal to k greater than 10 x pk norm square. ठीक है, sorry, inner product. So what we actually conclude from here is, and what is this? This is alpha या जो भी a है या coefficient square है. So what we actually conclude from here is कि अगर आपके पास coefficients मौजूद हैं, आपने एक तो ये कि जब अगर आपने term ये निकालना है, error निकालना है, तो just coefficients के through भी we can compute the error. We don't need to compute the error by explicitly computing all of these things. अगर आपके पास for example फर्ज करें कि अगर आपके पास जो है वो दो vectors आपको given है, यू हैव अ वेक्टर y जो कि आपको गिवन है, जिसको आपने अप्रोक्सीमेट करना है 1 2, और दूसरा जो है वो y हैट है जो कि 3 4 है, और आपको जो है वो ये इसके कोफिशिएंट्स ही है ना. तो आपके पास जो है वो p1 और p2 और सारे के सारे जो है वो बेसिस वेक्टर्स बेशक गिवन है, बट द थिंग इज कि आप एरर निकालने के लिए जो है जस्ट कोफिशिएंट्स के थ्रू जो है वो एरर को कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है, वो तो मतलब दिस इज समथिंग अगेन हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन दिस व्हाट वी आर एक्चुअली कंक्लूडिंग इसके प्रोवाइडेड के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है. ठीक है, अदरवाइज ये कि आपको कंप्यूटेशंस जो है वो ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी. अच्छा, आप लास्ट टाइम जो मसला हुआ था जहाँ पर वो ये कि ये वाली जो है यहाँ, ये मैंने गलत लिखा हुआ था. दिस शुडंट बी पी अल्फा इंटू अल्फा, इट शुड हैव बीन, ये वाला जो स्टेप है, इट शुड हैव बीन के ग्रेटर देन 10 अल्फा स्क्वायर टाइम्स पी के इंटू पी के, नॉट इंटू पी के डॉट प्रोडक्ट विद पी के. और वहाँ से जो है ये वाली और ये चीज़ जो है वो मिसिंग थी, बट दिस विल जस्ट कम आउट टू बी ग्रेटर देन 10 एक्स पी के. ठीक है. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन दैट वी वांटेड टू आस्क वाज कि व्हाट इज द एरर ऑफ बेस्ट अप्रोक्सीमेशन. यानी अगर आपके पास कोई ऑर्थो बेसिस सब स्पेस है तो उसमें आपके पास बेस्ट अप्रोक्सीमेशन किस वक्त हो रही है, विच इज दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज ऑब्वियस कि हमारे पास बेस्ट अप्रोक्सीमेशन उस वक्त हो रही होगी कि अगर वी नो कि जो भी चीज़ हमारे पास रह गई है, यानी हमें पता है कि एरर कहाँ आ रहा है. अगर मेरे पास 10 टर्म्स थी, अगर टी जो था इट वाज स्पैन्ड बाय सम सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि p1 से लेकर p10 तक थे, तो आई विल हैव व्हाटएवर इज बियॉन्ड दिस, जो भी इसकी जो भी कंट्रीब्यूशन है उससे आगे जो बियॉन्ड जो भी चीज़ मेरे पास आ रही है, दैट इज गिविंग मी द एरर. सो द बेस्ट एरर विल बी द केस इन द केस व्हेन वी डोंट हैव मच लेफ्ट इन द रिमेनिंग पार्ट. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास जो है वो अगेन ये टी जो है वो 10 उससे स्पैन हो रहा है, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इसके फर्ज करें कि मेरे पास ये है वेक्टर स्पेस और ये टी है, ये दिस इज द वेक्टर स्पेस, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स हैट. तो मेरे पास अगर ये वाला जो पोर्शन है, यानी अगर मेरे जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन से आ रहा है, अब इसमें देखें दो वेक्टर्स, ये जो एक्चुअल एस है इसके जो हैं बेसिस वेक्टर दो हो जाएंगे, p1 और p2, जबकि ये वाला जो है वो इसमें सिर्फ p1 आ रहा होगा. ठीक है. अब इस तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपके पास p1 वाला जो कंट्रीब्यूशन है और p1 वाला कंट्रीब्यूशन ये है, p2 वाला कंट्रीब्यूशन ये है, तो ये जितना कम होगा इसका मतलब है कि आपके पास एरर जो है वो उतना ही कम हो रहा होगा. ठीक है, विच इज़ नॉट समथिंग इलॉजिकल, विच इज़ एक्चुअली दिस इज समथिंग जो कि क्वाइट ऑब्वियस है कि जितना आपने छोड़ा हुआ है. अच्छा, मैं इसकी बात बार बार क्यों कर रही हूँ, बिकॉज जो नेक्स्ट आपको होमवर्क में दूंगी उसमें आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि जिसमें वी विल सी कि जब हम बेसिकली करते हैं कंप्रेशन वगैरह करते हैं, इमेजेस की कंप्रेशन करते हैं ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस, तो एरर हमेशा इंट्रोड्यूस हो रहा होता है. ठीक है, तो उस वक्त जो है वी डिसाइड आवर सेल्फ कि अच्छा हम अप्रोक्सीमेशन जो है वो कहाँ तक करें. फॉर एग्जांपल अब देखें ना, मेरे पास अगर लेट्स सपोज कि जो मेरे पास एक्चुअल डाटा है उसके बेसिस वेक्टर 1000 है,
अब सब स्पेस जो मैं जिस पे उसको मैप करवा सकती हूँ इन ऑर्डर टू कंप्रेस, वो तो ये भी हो सकता है ना कि एक 1 डायमेंशनल से लेकर 1000 डायमेंशनल तक कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज कि अब 1000 डायमेंशन अगर मैं 1 डायमेंशनल वाले में कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ उसका वो कंपोनेंट ले रही हूँ जो कि अलोंग द फर्स्ट डायमेंशन है, और बाकी जो 999 डायमेंशन है वो कंपोनेंट्स को मैं इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, अगर इसी तरह से हम सब स्पेस की डायमेंशंस को बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब है एरर वाली डायमेंशन कम करते जाएंगे। तो वी वुड सी इट, जब आप ये एग्जांपल जब आप असाइनमेंट करेंगे तो यू विल सी कि अब जाहिर है कि 1 और 99 का रेशियो अगर ले रहे हैं तो उस केस में तो एरर बहुत ज्यादा होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप 100 ले लेते हैं सब स्पेस में और बाकी 900 जो है वो आपने इग्नोर भी कर दिए, तो यू विल गेट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब उसका फायदा क्या है कि अब जब आपने 900 वाले को इग्नोर कर दिया है तो इसका मतलब है यू डोंट नीड इट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड थिंग्स लाइक दैट फॉर मैनी जो है वो रीजंस जो है। तो कंप्रेशन बेसिकली यही हो रही होती है कि आप कंप्रेशन में क्या कर रहे होते हैं कि यू आर ट्राइंग टू स्टोर द थिंग्स बाय यूजिंग द लिमिटेड लेस अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स और डेटा और एवरीथिंग। मगर बेस्ट उस वक्त होगी व्हेन यू नो कि यू आर नॉट लूजिंग ए लॉट, क्योंकि अगर आपने रिप्रोड्यूस करना है और आपने जो है, क्योंकि देखिए बेस्ट तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि आप अगर एक कंपोनेंट ले रहे हो 999 को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है आपने एक की इन्फॉर्मेशन को करना है ना, विच इज द बेस्ट सिनेरियो। बट इस केस में क्या हो रहा है, दैट इज नॉट द बेस्ट एरर, बेस्ट केस सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ एरर। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि जी फर्ज करें कि 100 जो है वो बेसिस वेक्टर अगर आप ले रहे हैं 100 कंपोनेंट्स का, और कोई दूसरा स्टूडेंट 200 का ले रहा है, कोई 500 का ले रहा है, और इस केस में जो एरर था वो लेट सपोज के 0.05% था, इस केस में एरर जो है वो 0.0 मे बी 4-5% है, और इस केस में एरर जो है 0.0443% है, तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल लिव विद दिस थिंग बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अब बेशक इसमें जो है वो उससे बेहतर है, बट कंप्यूटेशन भी तो ज्यादा है ना आपके पास, जो है वो जो आपने बेसिस वेक्टर लिए हैं उसके अंदर ज्यादा आपको जो आपने सब स्पेस लिया उसके अंदर ज्यादा बेसिस वेक्टर के साथ हैंडल करना पड़ रहा है। लेकिन ये कि अगर ऑन दी अदर हैंड अगर 10 करते हैं और उसमें एरर जो है वो 50% आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वी विल नॉट गो फॉर दैट बिकॉज ऑफ द रीजन कि इसका मतलब है कि एक्चुअल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लूज हो रही है। सो दिस इज समथिंग ट्रेड ऑफ देन वी हैव टू डिसाइड, एंड बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कब हो रही होगी व्हेन वी हैव नथिंग, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो लेफ्ट ओवर जो है रिमेनिंग टर्म्स में, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी बिग पार्ट ऑफ योर ओरिजिनल डेटा। सो इन तो इसका मतलब है कि ओवरऑल वी नाउ वी नो कि क्या होता है अगर आप अप्रोक्सीमेशन निकालना चाह रहे हैं, तो व्हाट यू डू इज कि आप के पास जो है वो तमाम के तमाम कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि वेक्टर स्पेस इटसेल्फ में होते हैं, आप सब स्पेस में उसके n जो है कोफिशिएंट लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी एग्जांपल देखी है उसमें n को हमने 10 रखा हुआ था, एंड देन यू फाइंड द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन जिसके थ्रू जो है वो आप x हैट निकाल रहे हैं, और एरर जो है दैट विल बी ड्यू टू द टर्म जो कि x हैट में मौजूद नहीं है। सो नाउ वी आर क्लियर अबाउट दिस थिंग। Okay, so this actually covers kind of first part of our course. इसके बाद जो है we start with the next part जिसको हम linear inverse problem का नाम देते हैं, और इसके लिए जो है let's start with the figure। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मैंने तो फिगर, और ये कोई मैंने किसी बुक से उठाया हुआ है जहाँ पे जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लीनियर प्रॉब्लम्स विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। मेरा ख्याल है ये आपको शायद ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको बुक को जो है वो देखें। लेकिन देखें व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि आपके पास देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एक तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट प्रॉब्लम है। डायरेक्ट प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के आपके पास एक डेटा सेट है, और आपके पास कोई एक टाइम सीरीज है, और आपको ये कहा जाता है कि जी आपने इस टाइम सीरीज को वो करना है, इसमें से जो है वो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है वो बाहर निकालने हैं। ठीक है, तो या फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ओके दिस इज फिगर बनाई हुई है। अब इसमें देखिए क्या है कि ये जो पहली फिगर है लेफ्ट के ऊपर, दिस इज अ फिगर ऑफ अ ब्रेन,
ब्रेन का किसी तरह का जो है वो स्कैन लिया हुआ है, ठीक है। वी डोंट एक्चुअली नो कि ये कौन सा स्कैन है, एंड वी डोंट एक्चुअली केयर कि क्या है, ठीक है। अब डायरेक्ट जो है वो प्रॉब्लम वो ये हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि आपने इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना है, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये ब्रेन का डेटा है और यहाँ से हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो वी हैव द फ्रीक्वेंसी FFT हमने यहाँ लिया हुआ है, और हमें डिफरेंट किस्म के जो है वो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, विच इज डिपेंडेंट अपॉन के डिफरेंट उनकी इंटेंसिटीज हैं, ठीक है, कि आपके पास ब्राइट से लेकर और फिर डार्क और फिर डिफरेंट पैचेस हैं, जिससे हम कुछ फिगर आउट कर सकते हैं कि ब्रेन जो है उसमें कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे। द अदर प्रॉब्लम कैन बी कि आपको ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स दिए गए हैं, एंड देन यू आर आस्क्ड टू रिक्रिएट द ब्रेन फ्रॉम देयर, ठीक है, कि आप जो ब्रेन का स्कैन था कि यू आर प्रोवाइडेड विद, सो दिस विल बी कॉल्ड द इनवर्स प्रॉब्लम। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि आपके पास जो ऑब्जर्व डेटा आ रहा है, दिस थिंग, दिस हैज ऑलरेडी बीन पास थ्रू सम सिस्टम, ठीक है, और इनवर्स प्रॉब्लम करके आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उस सिस्टम को फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि वो जहां से गुजर के आया था, और एक्चुअल चीज निकालना चाह रहे हैं जो कि बेसिकली उस सिस्टम के अंदर गई थी। तो सम हाउ यू आर ट्राइंग टू री इनवर्स, आप ये कह लें कि आप उसके ऊपर जो है इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं पूरा का पूरा प्रोसेस, एंड यू वांट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, और उसके बाद जो है वो आप उसके थ्रू जो है वो एक्चुअल चीज को करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह की एक और एग्जांपल यहाँ पे नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक पिक्चर है जो कि हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, और इसको जो है इसकी तस्वीर ली गई है, ठीक है, और डायरेक्ट में क्या है कि आपके पास जो सिस्टम है उसने क्या किया हुआ है कि उसने इसके ऊपर कुछ अप्लाई किया है, और आपके पास तस्वीर आ गई है, मे बी अ कैमरा है जिससे आपने इसको कैप्चर किया है, और वो ब्लर हो गई है पिक्चर जो है, ठीक है, ड्यू टू रीजन, हो सकता है आपका हाथ हिल गया था, हो सकता है कैमरे का लेंस जो है वो गंदा था, हो सकता है देयर अदर प्रॉब्लम। तो द थिंग इज कि यू आर गिवन दिस थिंग, बट एक्चुअल में ये वाली चीज थी, ठीक है। तो आप उसको जब इनवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं या रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इनवर्स सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, देन व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर एक्चुअली taking this thing and coming back to the original thing के ओरिजिनल जो भी डेटा था कि किस डेटा से इसको लिया। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास सिस्टम है, दिस सिस्टम, इट मे और मे नॉट बी नोन टू यू, कि जहाँ के थ्रू के आगे, कि आपको तो ये वाली इंफॉर्मेशन मिली हुई है, ठीक है, लेकिन somehow यू जस्ट वांट टू, आप जो है ये सिस्टम को इन्वर्स करके यू जस्ट वांट टू रीच टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आप चले थे, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आप क्या ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये सिग्नल होते हैं, हमारे वॉइस सिग्नल हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू नाउ, मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो अब ये यहाँ से तो मेरे पास से तो वॉइस ही जा रही है, लेकिन आपके पास जो पहुँच रही है, इट इज़ नॉट एक्चुअली वॉइस सिग्नल जो कि पूरे का पूरा जो है ट्रांसमिट हो रहा है इसी फॉर्म में। इट इज़ आप मतलब आप लोगों को पता है कि इसके अंदर बहुत से प्रोसेसेस होते हैं, सैम्पलिंग हो रही है, क्वांटाइजेशन हो रही है, उसके बाद जो है कोडिंग हो रही है, ठीक है, एनकोड होके जा रहा है सिग्नल, वहां जाके डीकोड हो रहा है, रिवर्स प्रोसेसेस हो रहे हैं, इंटरपोलेशन हो रही है, एंड देन यू आर गेटिंग दैट सिग्नल बैक। सो द थिंग इज कि जो चीज वहां पे पहुंच रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड कोड, जो आपके पास एनकोडेड डेटा है। लेकिन ये कि जो ओरिजिनल आपने जो सुनना है वॉइस को, इट वुड बी obtained through the inverse system के उसके अंदर से पास करने के बाद जो, so we will be actually this is what we actually have been talking about also, और अभी भी हम वो करेंगे, बात करेंगे कि हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन है, एंड जिस तरह हम ax इक्वल टू y इक्वेशन बार बार हम लिख रहे होते हैं, तो दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि हमें y जो मिला है वो a को अप्लाई करके x के ऊपर मिला है, और एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी आर कंसर्न कि जी x जो था वो क्या था जो कि आपके पास y से निकल सकता है, या इन अदर वर्ड्स हम सिस्टम को इन्वर्स करके देखना चाहते हैं। तो हमारा फोकस जो इस पार्ट ऑफ द कोर्स में होगा, जो आगे हम कर रहे होंगे, दैट वुड बी ऑन फाइंडिंग ए इनवर्स, कि आप जो है वो इज इट पॉसिबल कि आप हमेशा ये इनवर्स को फाइंड आउट कर सकें, अगर नहीं कर सकें तो फिर हाउ वुड यू सॉल्व दीज इनवर्स प्रॉब्लम्स के जिसमें आप
ऑब्जर्वेशन से जो है वो किसी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, और एंड देन देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। और ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी बात हम कर रहे हैं, मतलब वी विल एक्चुअली अस्यूम कि जो भी हमारे पास सिस्टम है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाई? बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि हम मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो अपने किसी भी उसको वो कर सकते हैं ना, जो हमारे पास सिग्नल स्पेस है उसको हम वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करके एंड देन वी कैन वर्क ऑन दैट। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम वहाँ पे पहुँचें, आगे हम शुरू करें, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम रियल लाइफ इन जिनकी, और हम लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, विच मीन्स कि हम कॉन्वोल्यूशन वगैरह या इस तरह के जो आप यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर जो सिस्टम है इट इज़ काइंड ऑफ अ फिल्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आप उस फिल्टर में से गुजार के जो है वो चीज़ आपको आउटपुट ऑब्जर्वेशन मिल रही है। तो इनवर्स प्रॉब्लम जो है दैट वुड आल्सो बी काइंड ऑफ इन्वर्सिंग द सिस्टम, ताकि आप फिल्टर जो है उसको फिगर आउट कर सकेंगे वो क्या फिल्टर था, और उसके थ्रू तो जाहिर है कि अगर फिल्टर लीनियर होगा तो आपको ये पता होगा कि आउटपुट पे जो है वो फिल्टर की जो लीनियर आउटपुट है उसके आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन द होल ऑफ दिस कोर्स हम लीनियर सिस्टम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। नॉन लीनियर जो है वो उसके फिर अगले डिफरेंट डायनेमिक्स आ जाते हैं। एनीवे, तो जो सबसे पहला जो लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम की let me just define the linear inverse problem, और उसके बाद हम थोड़ी सी एग्जांपल देख करते हैं। तो so what we have written is that in solving the linear in solving the inverse problem we start with results or measurements and then go on to infer what parameters cause those measurements. Okay, these problems don't usually have unique solutions, so multiple set of parameters might explain the same measurement data, and so we have y and we want to find x in this case, जो कि अभी हमने पिछले में उस पर देखा भी है। and this is actually some interesting statement कि आपके पास जो है there is can be a multiple set of data जो कि आपको same observation दे रहे होंगे, and then by some rules we try to find कि what can be the best पॉसिबल डेटा जो कि हम कहें कि हाँ जी असल में इसी से आया होगा। एंड दिस इज़ एक्चुअली अगेन दिस इज़ यूज्ड इन मेनी डोमेन्स रियल एप्लीकेशन में। तो इसमें से एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक तो पहली एग्जांपल है EEG इनवर्स प्रॉब्लम की एग्जांपल है। लेट मी जस्ट रीड इट एंड देन I will see what is it telling us, that the aim is to find the location of the signal that is responsible for measure EEG data. Such solution can be very useful in clinical neuroscience, such as to assist in localization of epileptogenic foci. Since the solution to an inverse problem is not unique, so to solve we start with a set of assumption about the generation of the signal which seem most reasonable. These assumptions impose constraint on the problem, reducing the search space. Okay, I don't expect कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, लेकिन बेसिकली फॉर एग्जांपल EEG में क्या हो रहा होता है कि आपके पास जो स्काल्प है हमारे पास, ठीक है, वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो कि हमारे पास जो है वो सर के ऊपर हमने लगाए हुए होते हैं, ठीक है, और डेटा ले रहे होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि हर इलेक्ट्रोड जो होता है, जब अगर आपने कभी उसकी तस्वीर देखी हो EEG डेटा कलेक्शन की, तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन के किसी एक स्पेसिफिक हिस्से को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि अब इतना अगर रेडियस का है तो इसके अंदर से जो मुझे एक टाइम सीरीज मिल रही है, ठीक है, तो दिस टाइम सीरीज जो है दिस ये जो नीचे ब्रेन है उसके स्पेसिफिक किस रीजन से ये टाइम सीरीज जो है वो आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए वी एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कि वी ट्राई टू फिगर आउट कि ये बेसिकली एक्चुअल में जो भी रीजन इसके नीचे मौजूद है इसमें से इस सिग्नल का सोर्स क्या था, और उसके लिए हमारे पास अगेन इक्वेशंस होती हैं जिसके थ्रू वी ट्राई टू कंप्यूट कि अच्छा चीज सोर्स जो थी वो कौन सी लोकेशन थी और किस जगह से एक्चुअल आ रहा है, एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर आप
किसी भी एपिलेप्सी के पेशेंट का अगर कभी आप काम करें एपिलेप्सी के ऊपर, या आप इवन सिर्फ डेटा को देखें या कहीं पे उसका थोड़ा सा भी पढ़ें, तो यू विल रियलाइज कि एपिलेप्सी में क्या होता है, जिसमें वो होता है ना कि लोगों को दौरे पड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज कि डिफरेंट ब्रेन के रीजन्स में स्पाइक्स आती हैं, ठीक है। और आप ये कह लीजिए फुसाए का क्या मतलब कि कोई न्यूक्लियस टाइप है या कोई स्पेसिफिक ब्रेन रीजन है जहाँ पे स्पाइक्स आ रही हैं, और वो स्पाइक्स की वजह से जो है आपके और मोटर में मोटर एरिया में होता है, मीनिंग के आपके जो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को जो एरिया कंट्रोल कर रहा है वहां पे स्पाइक्स आ रही हैं। उसकी वजह से ये होता है कि हाथ पाँव में इस तरह के सिग्नल एकदम से जाते हैं कि वो जकड़ जाते हैं, और एंड देन वो जो पर्सन होता है उसको हम कहते हैं कि दौरा पड़ रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी तरह से उसको रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, उसके एम्पलीट्यूड को कम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज ट्रीटमेंट फॉर दैट, कि अगर आप वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लें कि वो बेसिकली उसका सोर्स किस लोकेशन पर है, तो हम बाहर से वहाँ पर कोई, यानी इफ वी हैव इंडिकेशन कि अच्छा अब दौरा पड़ने वाला है इतनी देर में, देयर आर वेज टू फिगर आउट कि आप नेक के ऊपर से बेसिकली मेजरमेंट करके कर सकते हैं, डिफरेंट जो है ना सिग्नल्स जो है डिफरेंट जगहों से करके जो है वी कैन फिगर आउट कि अच्छा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इतनी देर में कुछ होने वाला है। एंड देन व्हाट कैन बी डन, अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू और इवन वी कैन डू, बिकॉज वो जाहिर है जो लोग इसमें स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो करते हैं कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे सकते हैं उस जगह पे जहाँ पे जो विच इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। तो उससे क्या होगा कि जब आपके पास जो है वो वहाँ स्टिमुलाई देकर, बाहर एक्सटर्नल सिग्नल देकर, यू कैन कंट्रोल दैट सर्ज जिसकी वजह से वो दौरा पड़ रहा होता है। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यू नो एग्जैक्टली वेयर दैट लोकेशन इज जिसको आपने टारगेट करना है, और उसको करने के लिए यू नीड टू डू द रिवर्स इनवर्स इंजीनियरिंग, या रिवर्स आपने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि आपको ईईजी सिग्नल तो एक सिस्टम से गुजरने के बाद मिल चुका है, नाउ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि वो सिस्टम जो था वो था क्या, कि जिसने हमने जहाँ से हमें यानी वो ईईजी जो मिला है तो वो किस पॉइंट का बेसिकली एक्चुअल सिग्नल था। और अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लें तो एपिलेप्टिक जो सीजर हैं उसको मतलब उसको हैंडल करने के लिए या उसको प्रिडिक्ट करके उसको उसके ऊपर काम करना कैन बी वन ऑफ द यूजेस ऑफ दैट फाइंडिंग दैट लोकेशन। लेकिन ये कि दिस इज नॉट द ओनली रोज जो है वो यूज है, उसको फाइंड आउट करके वी वर्क विद दैट एंड वी सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट द पॉइंट इज के जो हमारे पास जो डेटा है जो मिला है हमें, मेजर डेटा जो है दैट इज ईईजी डेटा, और उसके बाद जो इनवर्स प्रॉब्लम है विच इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द सिग्नल थ्रू, तो आपके ब्रेन से सिग्नल आ रहा है और वो जो सिस्टम है आपका जो ईईजी है इलेक्ट्रोड उससे गुजर के मिला है, और हमारा रिवर्स करके जो है वो हम उसको करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन जिस तरह से दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि वी इम्पोज सर्टन कंडीशंस, यानी हम ये कहते हैं कि चलिए ये मोस्ट प्रोबेबली कंडीशन ये हो सकती है कि इसी रीजन में से आ रहा होगा, यानी इतने एरिया में से कहीं पर होगा, और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस एरिया से ज्यादा स्ट्रांग आ रहा होगा, उससे कम आ रहा होगा, एंड देयर कैन बी अदर कंडीशंस आल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन। ये कंस्ट्रेंट अगेन इंपॉर्टेंट है, कभी आपने इस तरह के प्रॉब्लम पे काम किया तो आपको पता चलेगा। एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अजम्पशंस जो है ना हम बहुत सी चीज़ों में बहुत सी अजम्पशंस लगा रहे होते हैं, और वो अजम्पशंस जो होती हैं वो जितनी रीजनेबल होंगी उतना ही इसका मतलब है आप एक्चुअल सोल्यूशन के करीब होगा। बट रिमेंबर दिस थिंग कि जो सारी चीज़ों की हम बात कर रहे होते हैं ना, दे आर नेवर एक्यूरेट सोल्यूशन, देयर इज ऑलवेज एरर। एरर जो हम हमेशा वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एरर, द रीजन इज कि एरर मैटर्स अ लॉट एंड एरर इज ऑलवेज देयर बिकॉज वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मॉडल समथिंग विच इज देयर, और उसको मॉडल करके हम अपने मैथमेटिकली मॉडल करके इस तरह से करना चाहते हैं कि एरर रिड्यूस हो रहा हो। बट रिड्यूस करने का मतलब है जीरो कभी भी एरर नहीं होता, दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन मैथमेटिकली आप करना चाहें तो जीरो नहीं होगा, और एक्चुअल सिनेरियो में तो फिर ज़ाहिर है उससे भी बुरे हालात होते हैं। बट द थिंग इज के somehow we can do that। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल है, दूसरी जो है वो डीकॉन्वोल्यूशन की एग्जांपल है, ठीक है, कि आपके पास अगेन ये तो वही वाली एग्जांपल है जिस तरह पीछे मैंने की थी कि आपका जो हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल ये वाली आपके पास
फिगर मिली हुई है जो कि ब्लर फिगर है और ये किसी फिल्टर में से गुजरने के बाद ब्लर हुई है, तो अगर आप डीकन्वोल्यूशन में व्हाट यू कैन डू इज कि जो भी ये फिगर कन्वॉल्व किया था ना, जो भी इसके पैरामीटर्स थे, आपके पास जो सिस्टम है वो डीकन्वॉल्व कर दे और डीकन्वॉल्व करने के बाद जो है वो आपको वही चीज़ वापस दे दे जहाँ से हम चले, ठीक है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। वी विल नॉट टॉक अबाउट, ठीक है, हम जो है वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की बात एक्चुअली, let me just leave this slide, we will just talk about मैं जो आगे पढ़ना चाहती हूँ, this is not important, this is just to give you an idea कि हो क्या रहा है, कि ठीक है कि we are actually starting with ax equal to b और y। दोनों मैंने इसलिए चीज़ें लिखी हुई हैं because of the reason कि हमारे पास जो है वो आप कुछ बुक्स में वो y से करते हैं सिग्नल को, जो हमारे पास ऑब्जर्व होता है, कहीं पे बी से आपको लिखा होता है, बट इट डजेंट मैटर, इट इज़ द सेम वेक्टर, ठीक है। और फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जिसमें हमारे पास ए के ऊपर एक्स अप्लाई करके वाई मिल जाएगा। इन्वर्स प्रॉब्लम जो है उसमें जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि वाई एक्चुअली मिला हुआ है एंड यू वांट टू फिगर आउट कि व्हाट एक्स कुड हैव बीन, ठीक है, जबकि आपके पास ए जो है वो मौजूद है। अच्छा, फॉर्मुलेट करने के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम इस कोर्स में फॉर्मुलेट करेंगे नहीं, तो जस्ट लेट्स जस्ट लीव इट हियर। अच्छा, इसमें कुछ जो अब हम आगे बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वेल पोज्ड प्रॉब्लम। आपको ना अक्सर पेपर्स वगैरह में या बुक्स वगैरह में ना इल पोज और वेल पोज का वर्ड आ रहा होता है, जो है कि दिस इज अ वेल पोस्ट प्रॉब्लम, तो इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इल पोस्ट प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम ये चीज़ें कर रहे होंगे। तो वी विल जस्ट डिफाइन कि व्हाट डज इट मीन बाय वेल पोस्ट प्रॉब्लम। जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि वेल पोस्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या होगा कि इफ इट हैज़ अ सोल्यूशन, ठीक है, द सोल्यूशन इज यूनिक, ठीक है, और द सोल्यूशन इज डिपेंड्स कंटिन्यूसली डेटा एंड पैरामीटर। यानी आपके पास जो सोल्यूशन है, ओके, सो द यूनिक का क्या मतलब है कि अंडर सर्टेन कंडीशन इट हैज अ सोल्यूशन। तो हमें समझ में आ रहा है कि वेल पोस्ट प्रॉब्लम हमेशा उस प्रॉब्लम को हम वेल पोस्ट प्रॉब्लम कहेंगे जिसका हमारे बारे में, हमें जिसके बारे में पता है कि सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहती हूँ कि x इक्वल टू बी है या x इक्वल टू वाई है एंड a इज इन्वर्टेबल, तो इसका मतलब है कि आई एम सेइंग कि जी इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, जो सोल्यूशन इज यूनिक, इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक ही सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा अंडर सर्टन कंडीशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे नहीं होंगे, और ये अंडर सर्टन कंडीशंस का क्या मतलब है कि आपका वो जो है डेफिनेटली कंडीशंस का मतलब ये है कि आपने जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो हाउ हैव वी डिफाइंड दैट सिस्टम, के जिस तरह के पीछे मैंने बात की थी कि हम कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि वी ऑलवेज से कि अच्छा जी हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि ये सिस्टम में से गुजरा था और ये सिस्टम में ये प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन जब भी हम वो कंडीशंस ले रहे होंगे तो हमेशा जो हम सोल्यूशन अभी अंडर दैट कंडीशन हमें मिल रहा है वही हमें बाद में भी मिल रहा होगा। अगर हमने सर्टन कंडीशंस को वही कंडीशन रखी हुई है तो सेम सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस लिहाज से वो यूनिक सोल्यूशन है। एंड देन द थर्ड थिंग इज कि अगर आपके पास the solution depends continuously on data and parameter, which means कि आप अगर किसी भी डाटा को चेंज कर रहे हैं तो solution should also change. It shouldn't be like this कि मैंने अभी solution ले लिया और मैं डाटा जो है वो कोई और लाके, फॉर एग्जांपल अब मैं जो तस्वीर, अगर यहाँ पर ये वाली तस्वीर है, ठीक है, अब इसको मैं डी ब्लर कर रही हूँ तो मुझे ये मिल रहा है। अब इसका मतलब है कि देयर विल बी सर्टेन, जो भी यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ होगा जो कि इनवर्स फिल्टर है, इट विल बी डूइंग समथिंग जो कि डी ब्लरिंग फिल्टर होगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि कोई और तस्वीर यहाँ पर आ जाती है जिसको मैं डी ब्लर करना चाहती हूँ, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वही फिल्टर के पैरामीटर्स जो हैं वो उसको भी डी ब्लर कर रहे होंगे। तो द थिंग इज कि अगर मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो चेंज हो गया है तो उसके हिसाब से सोल्यूशन भी चेंज होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक के इट्स काइंड ऑफ द थिंग कि एडेप्टिवली आपके पास जो है वो चीज़ों को अपडेट होना चाहिए। इट्स नॉट कि आपके पास बस अगर एक सेट ऑफ फिल्टर्स आ गया है तो नो मैटर आप कोई भी यहाँ पे तस्वीर दे रहे हैं वो उसी को अप्लाई करके और आपको जो है वो सही दे दे। इट शुडंट बी लाइक दिस, ठीक है। तो उस केस में जो है वी से के
दिस इज अ वेल पोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर ये कंडीशंस नहीं हो रही फुलफिल, देन वी से के इट इज एन इन पोज प्रॉब्लम। और उसमें से सबसे बड़ी जो इल पोज प्रॉब्लम की कंडीशन, जो जिस केस में इल पोज होता है प्रॉब्लम, अगर मैं इसकी बात करूं ए एक्स इक्वल टू वाई को सॉल्व करने की, तो दैट इज द केस व्हेन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कि आपके पास जो है आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है इट बिकम्स एन इल पोज प्रॉब्लम। Okay, now I will just try to discuss one or two types of systems जो कि हो सकते हैं, ठीक है। एक तो देखें, अभी तक जो हम बात करते रहे हैं पिछले सारे के सारे कोर्स में, और इससे पहले आप लीनियर अलजेब्रा में वैसे भी बात करते रहे हैं, कि यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि ये ए एक्स इक्वल टू, अच्छा हमने शुरू में ही देखा था कि ए एक्स वाई का क्या मतलब है, कि बेसिकली मेरे पास a कैन बी, ओके आई कैन हैव a कैन बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड देन x कैन बी x1 x2 एंड y कैन बी y1 y2। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आई एम सेइंग इज के मेरे पास सिस्टम इस तरह हो सकता है ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू y1 एंड 3x1 प्लस 4y2 नहीं 4x2 इक्वल टू y2। अब यहाँ से जो चीज़ हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि वी नो कि ये हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस जो हैं दे ट्रांसलेट टू दिस सिस्टम, और फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी। आई एम अस्यूमिंग कि y1 y2 हमें नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है। अब जो अभी तक हम करते रहे हैं वो ये है कि a को स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, a इन्वर्टेबल है, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आपके पास ये सोल्यूशन मिल जाता है। बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये जो है इक्वेशन, लेट मी जस्ट टेक दिस एग्जांपल जो कि यहाँ पे मैंने की हुई है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये है कि एक ही इक्वेशन है विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू, ये वाली हम देख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 4। अच्छा, अभी जो हमने ये बात की थी इसमें क्या था, नंबर ऑफ अननोन्स इज सेम एज नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये वो सिनेरियो है जो कि आप सॉल्व करते रहें लीनियर अलजेब्रा में। अब इस केस में एक क्या केस हो सकता है, केस 1 ये हो सकता है कि नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब इस केस में देखें, आई कैन स्टिल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड वेक्टर। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 x एंड y इक्वल टू 4, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू वाई तो ये अभी भी है, बट द थिंग इज कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ देन व्हाट विल हैपन, दिस इज अ वेरी सिंपल सिंपलेस्ट एग्जांपल जो कि हो सकती है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो सोल्यूशन क्या होगा मेरे पास, मैं इस तरह लिख सकती हूँ सोल्यूशन को, which mean कि x इक्वल टू 4 माइनस 2y, एंड आई नो कि depending upon what I choose y, x will also change. In other words, it will have infinite many solutions. मैं जो भी y को करती हूँ उसके हिसाब से x की वैल्यू चेंज होती जाएगी और सोल्यूशन चेंज होता जाएगा। इस तरह के सिस्टम्स को जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, वी कॉल इट एज अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम्स, ठीक है। और अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम में वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। एंड हम डायरेक्टली जो है एक x कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, सो वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन एट द मोमेंट, ठीक है। लेकिन ये कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो भी सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल आप देखें ना यहाँ पर, अगर मेरे पास x की वैल्यू जो है, अगर फर्स्ट करें रियल नंबर है, तो x कैन चेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और सॉरी y कोई भी हो सकती है, उसकी बेस पे x चेंज हो जाएगा, या x कुछ भी हो सकता है उसकी बेस पे y चेंज हो जाएगा, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो उसमें से जो है वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आई हैव this type of system,
ठीक है, कि जिसको इसको यहाँ पे मैं लिखती नहीं हूँ, लेट्स जस्ट सी के, अच्छा नहीं इसमें से जो है ना, लेट मी, ये मैंने गलत एक्चुअली किया हुआ है, ओके, ये एक्चुअली इट इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल, लेट मी जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। अब मेरे पास जो है x प्लस 2y प्लस z क्या, ओके, x प्लस 2y इक्वल टू 1 है, x 2x प्लस y इक्वल टू, एक मिनट, लेट मी, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 1 कर देते हैं हम, 4x1 प्लस x5 एंड 3x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 9। अब इस केस में अगेन आप देखें व्हाट इज हैपनिंग इज के मेरे पास आई हैव 2 4 3 3 1 6 x1 x2 इक्वल टू 1 5 एंड 9, ठीक है, ax equal to y, and in this case number of unknowns is less than number of equations, okay। अच्छा, let me see आप में से कोई है भी यहाँ पे कि नहीं, okay, आप हैं खाली, okay, so if we try to solve this, तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि आपके पास अब चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हैं आप, ओके, okay, so in this case actually what happens is कि there is a very small chance कि आपके पास x1 और x2 आपको ऐसे मिल जाएं जो कि exactly इसको दोनों साइड्स को सेम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, सेम, यानी आपके पास x1 और x2 इस तरह के फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाए। इस तरह के सिस्टम को ओवर डिटरमिन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इस केस में we normally don't have an x which will give us a y exactly। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो you will see कि in that case you may not be able to find x1 and x2 जिसको मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्टली y मिल रहा हो। तो इस केस में what we do is we find the least square solutions, यानी we actually find some x hat so that मेरे पास जो है वो y is not equal to a but y minus a x hat जो है इसको हम मिनिमाइज करते हैं, या इसको एरर जो है इसको हम एरर कह रहे हैं जिसको हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं। तो ओवर डिटरमिन केस में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास कहने को तो हमें ये लग रहा होता है कि डेटा इज मोर देन सफिशिएंट डेटा, जो है कि आपके पास नंबर ऑफ अननोन कम है और नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा हैं, लेकिन वो अननोन इस तरह के फाइंड आउट करना जो कि तमाम की तमाम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, दैट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, और हमें इस केस में लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करने पड़ रहे होते हैं। और इवन इन द केस ऑफ इवन इन द केस ऑफ द ये एग्जांपल जो है वो बेसिकली इससे रेलेवेंट इतनी नहीं है एग्जांपल, बिकॉज इसमें अगर हम आप देख लें कि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हैं, बट इवन इन दिस केस इफ यू ट्राई टू फाइंड यू विल सी के आपको कोई भी x1 x2 x3 ऐसे नहीं मिल रहे होंगे जो कि एग्जैक्टली जिससे हमारे पास ax इक्वल टू y के इक्वल आ रहा हो। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इवन फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, क्वेश्चन है डॉक्टर। जी जी जरूर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? जी जी जरूर मैं जरूर। ये पूछना चाह रही थी कि किस सिचुएशन में ओवर डिटरमिन हो जाता है और कब जो है वो अंडर डिटरमिन होता है? क्या मतलब, किस सिचुएशन का क्या मतलब है? कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, जैसे कि आपने वो अभी हमें बताया था कि यूनिक सोल्यूशन कब नहीं होता, जबकि हम जब इनवर्स लेते हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो फिर ये नहीं पता चल रहा एग्जैक्टली
किस एग्जैक्टली किसकी वजह से ये यहाँ पे जी वापस जी आया? जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। इसको इमेजिन करना चाहती हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली कि ये सिस्टम जो है ये ओवर डिटरमिन्ड है, यानी कि हमारे पास 2 अननोन्स हैं लेकिन हमारे पास 3 इक्वेशंस आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? ये देखिए, वो बात ये है कि आप तो डेटा वो कर रहे हैं ना, मतलब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के साथ जो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के इसकी एग्जांपल मैं कैसे दे सकती हूँ कि आपके पास लेट्स सपोज के x1 और x2 जो है वो दो कोई भी जो है वो आपके पास आइटम्स हैं जो कि आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। और उससे आपको एक नंबर ऑफ और जो y है वो कीमत है जो कि मिल रही है, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मल अगर आप एक ही दुकान से ले रहे हैं या एक ही दुकान का अगर डेटा ले रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको जो है वो नॉट अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज एक्चुअली इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस कि आप 6 दफ़ा बेच रहे हो या 10 दफ़ा बेच रहे हो, अगर दोनों के दोनों आप उन्हीं आइटम्स को बेच रहे हैं तो वो सेम रेशो में ही करके आपको जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर जो है या जो जो एक वो है कॉस्ट मिल रही होगी वो सेम मिल रही होगी, ठीक है। बट या ये कि चलें, ये तो एग्जांपल बहुत ही ट्रिवियल है। लेट्स सपोज कि हम ये बात कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स सपोज कि सम डिजीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि जी उसमें आपके पास जो है एक्स हम किसी केमिकल को जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, एंड वी आर सेइंग कि जी एक्स अमाउंट ऑफ केमिकल ए है, और या ये कि केमिकल ए इज x1 एंड लेट्स सपोज के केमिकल बी इज x2, और उसकी बेस पे जो है हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी डिजीज का जो आपके पास लेट्स सपोज के आई कैन से कि हाँ जी अगेन दिस इज अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, लेकिन लेट्स सपोज के वी आर सेइंग कि अच्छा जी केमिकल ए और केमिकल x1 और केमिकल x2 को मिलाकर जो है देयर इज सम ग्रोथ, ठीक है, या कोई कैंसर है टाइप का कि जिसका डायमीटर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास 1000 ऑब्जर्वेशंस हैं इस ग्रोथ की, ठीक है, एंड देन आई हैव 1000 ऑब्जर्वेशन ऑफ x1 और x2 ऑल्सो, कि जो मैं ये कह रही हूँ कि जी इसका 3 मतलब जो भी सैंपल हमने लिया था मे बी 3 पार्ट ऑफ दिस है, कहीं पे 4 पार्ट ऑफ दिस है, एंड देन आई एम गेटिंग सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ दिस जो भी ट्यूमर है। इसी तरह से 3.5 पार्ट ऑफ दिस था, 4.2 पार्ट ऑफ दिस था, और अगेन एरिया मिल गया। द थिंग इज कि अब मेरे पास जो है because the growth of that particular tumor is dependent upon only these two chemicals, तो मेरे पास बेशक 6000 हो या मिलियंस में वो इन्फॉर्मेशन हो, मेरे पास इक्वेशन तो ऐसे ही होगी जिसमें अननोन तो 2 ही होंगी और इक्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा आ गई हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैंने डेटा इतने लोगों से कलेक्ट किया, बट द डिपेंडेंसीज ऑफ द डेटा इज ओनली ऑन दोज 2 फैक्टर्स। एंड दिस इज नॉट समथिंग, क्योंकि देखिए दिस इज एन phenomena that is occurring in nature, तो there is no it will never happen कि आपके पास, अगर मेरे पास एक दफ़ा मैंने किया, मैं ये कह रही हूँ कि 3x1 + 4x2 से जो है वो ग्रोथ जो है लेट्स सपोज कि 2 सेंटीमीटर है, और बाकी 3x1 और 4x2 से अगली दफ़ा हो सकता है इट इज़ 2.1 हो जाए या 1.9 हो जाए, द क्लोज by हो, but it is not necessary कि it is exactly the same. So the point is कि आपके पास जो actual phenomena होता है उसमें तो ये हो ही रहा होता है हमेशा, कि आप जब बहुत ज़्यादा observations करते हैं, मतलब हमें हमारा दिमाग ये कहता है कि जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी उतनी एक्यूरेट रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है, बट एक्चुअल फिनोमिना में इट डज नॉट एक्चुअली हैपन लाइक दिस। फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर की बात कर देते हैं, ठीक है, आप आज जो है वो सर्दी है एंड लेट्स सपोज के द टेम्परेचर इज 60, हो सकता है और हम ये कहें कि जी इतनी विंड चली थी, इतनी देर सूरज नहीं निकला था, इतनी देर जो थी वो बारिश हुई थी तो ये आ गया। अब कल भी 60 हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो सूरज का कोई और प्रोपोर्शन है, बारिश का कोई और प्रोपोर्शन है, हवा का कोई और प्रोपोर्शन है, एंड इट इज अगेन गिविंग मी 60। तो द थिंग इज कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग 3 always having the same to give the 60 is very improbable, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। तो
ठीक है। तो रियल में तो होता ही है, मतलब लीस्ट स्क्वायर वगैरह की प्रॉब्लम। और दूसरी साइड पर जो है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि आपके पास जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उस तरह के केसेस में हो रहा होता है जब आप कुछ इस तरह का डेटा ले रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल बजाय इसके कि आप डेली टेम्परेचर का डेटा ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम डेटा जो कि बहुत रेयर डेटा है, या ये कि आप कोई हिस्टोरिकल डेटा ले रहे हैं जो आपको एक डेटा मिला है एंड यू नो कि इट वाज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। उसके लिए आई विल थिंक अबाउट द स्पेसिफिक एग्जांपल। लेकिन ये जो चीज़ है ना, जो लीस्ट स्क्वायर है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास मोस्टली बहुत ज़्यादा होती हैं। और इवन जो ट्रेनिंग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब आप मशीन लर्निंग वगैरह की बात करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं आप डेटा सेट के ऊपर, तो उसमें भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा डेटा को लेकर हम ट्रेन करते हैं एंड वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द रीज़न कि डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो उसमें हम जो फीचर्स ले रहे होते हैं, जिससे हम कहते हैं कि इन फीचर्स की बेस पे ये डेटा हमें ये मिल रहा है, वो कभी भी आपके एग्जैक्ट फीचर्स नहीं होते। ओके, सो ओवर डिटरमिन की बात हो गई, अंडर डिटरमिन की बात हो गई। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो उसमें वेल पोज है, इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देन इन दैट केस आपके पास जो है वो वेल पोज हो जाएगा। अदरवाइज ये कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्क्वायर होने के बावजूद जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में अगेन वी ट्राई टू फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन इन बोथ द केसेस। और इसमें हम जो ये तमाम के तमाम, यानी अब हमारे पास वी हैव ऑल द थ्री काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि ए जो है वो आपके पास एक तो स्क्वायर हो सकता है, या ये कि ए इज़ a tall matrix something like this, और A is a fat matrix something like this, कि आपके पास ये जो है ये ओवर डिटरमिंड है, ठीक है, ये अंडर डिटरमिंड है, और ये हमारे पास जो है वो केस है कि जब आपके पास स्क्वायर है कि वेरी वेल बैलेंस काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, मगर अगेन इस केस में भी सोल्यूशन इज नॉट नेसेसरली पॉसिबल। इन तमाम को हम एक्चुअली सॉल्व करते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से, एसवीडी से, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन एसवीडी से पहले जो है वी नीड टू क्लियर सर्टन कॉन्सेप्ट अबाउट, और आप ये कह लें कि रिवाइज हमने करने हैं कुछ चीज़ें सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में, क्योंकि वो हम एसवीडी में यूज़ करेंगे। तो इसलिए बिफोर गोइंग टू दीज मैट्रिसेस, ये डिफरेंट टाइप के जो मैट्रिसेस हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे जाहिर है कि अगर ए एक्स इक्वल टू बी मेरे पास आ रहा है या ए एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, तो मैं करना तो यही चाहूँगी कि आई वॉन्ट टू सम हाउ फाइंड द इनवर्स जो कि मुझे x प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। बट एज वी हैव सीन कि a इनवर्स इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल, इवन स्क्वायर में पॉसिबल नहीं है, और जाहिर है नॉन स्क्वायर में तो a इनवर्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप इनवर्स कैसे लेंगे अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो उस केस में जो है हम एसवीडी के थ्रू इनको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस को देखेंगे एंड वी विल सी कि एसवीडी में सिमेट्रिक मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए जो है वो हम इनकी बात करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डेफिनेशन जो है वो बहुत आसान है। वी नो ऑलरेडी कि अगर हमारे पास रियल वैल्यूज़ सिस्टम है तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब ये है कि आपके पास ए ट्रांसपोज ए है, और अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब है कि ए हर्मिशियन इज इक्वल टू ए। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस में जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस को करेक्टराइज करते हैं, दे आर एक्चुअली आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन जो होती है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वी कैन राइट इट एज ए बी इक्वल टू लैम्डा वी, ठीक है, वेयर वी इज आइगन वेक्टर and lambda is eigenvalue. Let me see, मैं रिकॉर्ड करती रही, मैंने अभी आपका मैसेज देखा है। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, रिकॉर्डिंग मैंने लगाई हुई है। ओके, मुझे लगा शायद मैंने नहीं लगाई है। ओके, सो
आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की हम बात करते हैं नाउ। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने का जो तरीका है दैट इज़ नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट, ठीक है, कि आपके पास जो है वो ये वी नो दैट कि हमारे पास अगर सिंपल सी एग्जांपल, लेट मी एक्चुअली डू दिस एग्जांपल, कि लेट सपोज कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए विच इज़ इक्वल टू -1 -1.5 0.5 and 1, ठीक है, and we want to find eigen value and eigen vectors for this। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, a माइनस लेमडा आई कंप्यूट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ओके, फॉर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स वी नीड टू फाइंड दिस थिंग, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट a v माइनस लेमडा v इक्वल टू 0 और a माइनस लेमडा आई v इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना होता है, अगर हम आइगन वैल्यू दिस सेट ऑफ इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना होता है, और इसके लिए जो है वी एक्चुअली फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, इसके थ्रू जो है वो हम आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, इसको ज़ीरो करके, ठीक है। ये मैं थ्योरी में नहीं जा रही कि इसको यहाँ तक हम पहुँचते कैसे हैं, कि किस तरह से जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं, वाई डू वी सॉल्व फॉर डिटर्मिनेंट, लेकिन दिस इज़ हाउ वी सॉल्व इट, क्योंकि आगे जो है वो मैं कुछ और करवाना चाहती हूँ। बाकी अगर आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो मेरा ख्याल है ये आपको गिलबर्ट स्टैंग की बुक से जो है वो बहुत ज़्यादा ये सारा कुछ मिल जाएगा कि वाई डू वी रीच हियर, कि हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। बट इसके डिटर्मिनेंट को निकाल के जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो बेसिकली हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जिसके थ्रू जो है हम आइगन पेयर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यू भी और वेक्टर भी। सो लेट्स डू दिस थिंग, कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई would be equal to determinant of -1 minus lambda 0.5 और 1 माइनस लेमडा, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 मैंने करना है। डिटर्मिनेंट का सिंपल सा फॉर्मूला मैं लगाती हूँ, -1 माइनस लेमडा टाइम्स 1 माइनस लेमडा प्लस 0.5 इंटू 1.5, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, सारा कुछ उसको रीअरेंज करते हैं, तो इट विल कम आउट टू बी लेमडा स्क्वायर माइनस 0.25, इसको इक्वल टू मैं 0 कर दूं, तो यहाँ से आई गेट लेमडा 1 इक्वल टू 0.5 एंड लेमडा 2 इक्वल टू -0.5, ठीक है। इसको आप खुद बाद में करके देख सकते हैं, दिस शुडंट बी डिफिकल्ट, के सिंपल जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसको हमने सॉल्व करना है। अब ओके, सो वी हैव लेमडा 1 और लेमडा 2 हमारे पास आ गए हैं। अब इसको आइगन वैल्यूज करने के लिए हमने क्या करना होता है कि वी सॉल्व फॉर, बिकॉज वी सॉ कि हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वी वांट टू सॉल्व फॉर a माइनस लेमडा आई टाइम्स v इक्वल टू 0। तो v जो है इस केस में हमारे पास हो जाएगा आइगन वेक्टर विच इज़ इक्वल टू v1 एंड v2 एंड a माइनस लेमडा आई। अब मैं लेमडा को अगर 0.5 रख देती हूँ, तो मेरे पास a माइनस लेमडा आई विल बी इक्वल टू -1.5 माइनस 1.5 0.5 v1 v2 इक्वल टू 0 एंड माई यहाँ से आई गेट दिस इक्वेशन इक्वल टू 0, या इन अदर वर्ड्स v1 इक्वल टू माइनस v2। और अब इसमें इस केस में जो है, सो इट मीन्स कि अगेन मेरे पास जो है देयर विल बी मेनी आइगन वैल्यूज इन दिस आइगन वेक्टर्स इन दिस केस। फॉर एग्जांपल अगर मैं v2 को जो है वो 1 ले लेती हूँ, तो v1 वुड बी इक्वल टू -1। सो वन सोल्यूशन कैन बी, जो मेरे पास वेक्टर जो v है
दिस कैन बी 1 और -1. अगर मैं इसको 2 ले लूँ तो -2 हो जाएगा. एंड सिमिलरली रिलेशनशिप सेम ही रह रहा होगा, बट द थिंग इज के मेरे पास जो है वो आइगन वेक्टर्स जो हैं, देयर कैन बी नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स जो कि आ सकते हैं. नॉर्मली हम ये करते हैं कि आइगन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह हम बेसिस वेक्टर्स को करते हैं, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट के आइगन बेसिस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उनको कैसे यूज़ कर रहे होते हैं. बट द थिंग इज़ कि अब जिस तरह इसमें अगर मैंने आइगन वेक्टर्स को 1 -1 लिया है, तो आई कैन नॉर्मलाइज इट टू 1/√2 एंड -1/√2. एंड सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट आइगन वैल्यू, मेरे पास ये आइगन वेक्टर आ रहा है और इससे जो है सो इट मीन्स के अच्छा, now I want to geometrically represent this thing. What does it mean by geometric representation? यही वाली example है. इसमें अब अगर हम ये कह रहे हैं कि one of the eigen vectors is 1 or -1. So what is actually happening is, ये जिस तरह हमने ये देखा था कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि अगर मेरे पास आइगन वेक्टर है तो इसका मतलब है it should be equal to a times v should be equal to lambda v, which वैसे नजर आ रहा है lambda is a scalar, which is actually showing कि मेरे पास अगर कोई भी वेक्टर v है, let's suppose कि this is vector v, तो a अप्लाई होने के बाद it should again be on the same line, ठीक है. either मेरे पास देखिए lambda जो है it can be greater than 0, लैम्डा कैन बी लेस देन 0 और लैम्डा कैन बी इक्वल टू 0. तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है ना अगर हम रियल की बात कर रहे हैं. तो अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास ए वी है इट विल जस्ट एलोंगेट दिस वेक्टर, ठीक है. लेकिन ये कि वेक्टर जो है मेरे पास अगर ओरिजिन, जाहिर है इसमें ओरिजिन तो होगा, अगर हम किसी भी वेक्टर की बात करें तो वेक्टर इज डिफाइंड एट समथिंग फ्रॉम ओरिजिन टिल अ सर्टेन पॉइंट. तो वो ओरिजिन उसके अंदर जो है मतलब इट इज़ ऑलवेज पासिंग थ्रू दिस 0 और उसी लाइन के ऊपर है. अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि इट विल बी समथिंग जो कि अगेन उसी लाइन पर है मगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है. और अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन पर ही चला गया. in all of these cases what is actually happening is कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद इट रिमेन्स ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर रह रहा है विद द वेक्टर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. ऑन द अदर हैंड अगर कोई और वेक्टर है जो कि आइगन वेक्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है और इसमें मैंने ये वेक्टर एक लगाया है 2 और 1. अब आप देखें कि 2 और 1 जो वो एक्चुअल में दिस इज द वेक्टर 2 of 1. जब मैं ए को इसके ऊपर अप्लाई करवाती हूँ तो ए डब्ल्यू इज दिस वन, ठीक है, विच इज नॉट कोलिनियर विद दिस एंड आई कैन नेवर फाइंड ए लैम्डा के सच दैट के ए डब्ल्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू, ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज कि आपके पास आइगन वेक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर हम जब ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो they will just give us the same vector applied by a scalar value. Okay, so let's do some more example to try to figure out के हो क्या रहा है. उसके बाद हम बाद में जो है वो आइगन इसी की बेस पे जो है वो विल टॉक अबाउट डिफरेंट आइगन बेसिस की हम बात जो है वो अगले किसी लेक्चर में करेंगे. लेकिन इसमें जो है फिलहाल जो है लेट्स जस्ट लुक एट सब एग्जांपल्स. अगेन ये इंटरैक्टिव लीनियर अलजेब्रा की एक बुक है जो जॉर्जिया टेक के कुछ ऑथर्स ने लिखी हुई है विच इज़ वेरी इंट्यूटिव इन द सेंस कि उसमें बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग में कॉन्सेप्ट्स की बहुत हेल्प आउट करती हैं. तो वो अगर आप चाहें तो खुद भी डाउनलोड करने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट अ मस्ट कि इतनी चीज़ें आप पढ़ना शुरू कर दें. मगर मैंने वहाँ से कुछ एग्जांपल ली थी जो कि मेरा ख्याल था कि थोड़ा सा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को क्लियर करवा देगा. ये वाली एग्जांपल्स ये दिस इज़ जस्ट टू एम्फसाइज ऑन द सेम पॉइंट जो कि हमने अभी देखा है कि अगर आपके पास मेरे पास जिस तरह ए और वी को अप्लाई करके अगर 4 times वी आ रहा है तो वी कैन सी फ्रॉम हेयर कि मेरे पास जो था वो वी ये था तो ए और वी की एप्लीकेशन के बाद जो है वो 4 times हो गया है, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली सो वी इज एन आइगन
वैल्यू, लेकिन ऑन द अदर हैंड W ये है और AW जो है वो इधर आ गया है, तो W इज नॉट एन आइगन वैल्यू, बिकॉज इट इज सिंपली द रीजन इज कि ये कोलिनियर नहीं है, स्केलर मल्टीपल ऑफ V से नहीं हमें मिल रहा है, AW इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ W, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A. ओके, नाउ दिस इज एक्चुअली समथिंग, आगे की जो दो तीन एग्जांपल्स हैं वो अगेन मैंने उसी बुक में से लिए हैं, और उसका जो पर्पस है वो ये है कि दे आर जस्ट टू शो कि आपको हमेशा आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता कि आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, और जिस तरह से अभी मैंने पीछे से सॉल्व किया है, समटाइम्स जस्ट बाय geometrically drawing the things or just by looking at the things you can figure out कि क्या हो रहा होगा या कौन से वेक्टर जो है वो आइगन वेक्टर्स होंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो ये ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, एंड वी आर अस्यूमिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम R2 टू R2. तो इसका मतलब है कि एक्स वाई कॉम्पोनेंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि वो रिफ्लेक्ट कर रही है ऑन द लाइन L, और L को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, L इज दिस लाइन, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है और रिफ्लेक्ट कर रही है, विच मीन्स कि अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर यहाँ पर है या इस तरह का कोई वेक्टर है, तो रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है कि इट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग ऑन द लाइन के उस साइड पर जो है वो उसी तरह ले गए. और एंड दे आर मेकिंग सर्टेन, दे हैव प्रोवाइडेड सर्टेन वेक्टर्स, और बाय डेफिनेशन उन्होंने वी डोंट एक्चुअली नो कि A क्या है, लेकिन हमें पता है कि रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो हम रिफ्लेक्ट करके जो है वो उसको फाइंड आउट मतलब हम सिर्फ प्लॉट कर रहे हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट जस्ट बाय लुकिंग एट द प्लॉट्स कि ये आइगन वैल्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास सबसे पहला जो है नज़र आ रहा है कि इफ़ दिस इज़ U, वेक्टर U, और मेरे पास जो अच्छा इसमें देखें मैटर क्या कर रहा है एक्चुअली, लेट मी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ज़ाहिर है मैटर करिए वेक्टर बनाने के लिए कि pहले आई नीड टू हैव ओरिजिन समवेयर, ठीक है. तो अब लेट सपोज कि जिस तरह मैं इसी तरह बनाती हूँ जिन्होंने फिगर बनाई हुई है कि ओरिजिन इज़ हियर, ठीक है, और मेरे पास जो वेक्टर क्या हो रहा है, ओके ओके एनीवे जो ये क्रॉस है इसके सेंटर में जो है वो ओरिजिन है, और मेरे पास जो वेक्टर U है दिस इज समवेयर हियर, U इज हियर, ओके. सो इसका क्या मतलब है कि आपके पास यानी हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली U यहाँ पर है, ठीक है, और आपकी जो लाइन हमारे पास है दिस इज दिस लाइन, और U ये है वेक्टर, और इसको जगह अगर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस लाइन के ऊपर ये यहाँ कहीं जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है, AU जो है वो इस जगह पर है. नॉट थिंग इज कि अब हमारे पास जो दो चार चीज़ें जो हमें पता है वो एक तो ये कि आपका AU जो है वो U के कोलिनियर होगा, यानी या तो ये इस डायरेक्शन में होता या इस डायरेक्शन में होता, तो इसका मतलब था कि U आइगन वेक्टर होता. अब वी नो कि ये जो है AU तो यहाँ कहीं जा रहा है ना, बिकॉज आपके पास इस लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो U जो है ये वेक्टर है, इस लाइन के अक्रॉस अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो इट विल गो हियर, तो विच इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अलोंग U, तो ये आइगन वेक्टर नहीं है. सिमिलरली अगर हम अगला वाला भी देखते हैं वेक्टर, तो वी कैन सी कि हमारे पास जो Z वेक्टर है दिस इज़ डिफाइंड एज दिस वेक्टर, जो कि ओरिजिन से यहाँ तक जा रहा है, लेकिन इसको रिफ्लेक्ट हम इस लाइन पे कर रहे हैं, तो जब इस लाइन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अगेन दिस डज नॉट रिमेन ऑन द सेम लाइन, तो दिस इज़ नॉट अ वेक्टर. अब V जो है दिस इज एन आइगन वेक्टर बिकॉज ऑफ द रीजन कि V जो है अगर हम उसको इस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वी कैन सी के दिस इज अगेन ऑन द सेम लाइन. सो व्हाट दिस इज दीज फिगर्स आर जस्ट टेलिंग अस इज के कंप्यूटेशन करना तो ज़रूरी होता है, लेकिन देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज़ के जिसकी बेस पे हम आइगन डिकम्पोजिशन जो है उसको फिगर आउट कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग ज्योमेट्रिकली. और इस कोर्स में जो है वी हैव बीन ट्राइंग टू सी कि ज्योमेट्रिकली जो है वो चीज़ों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और देखें अगर यहाँ से मैं ये करना भी चाहूँ, मतलब लेट सपोज कि अगर मैं ये करना चाहूँ, V जो है V सम वेक्टर, और AV मुझे नज़र आ रहा है कि AV इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस V, बिकॉज जो भी V का वेक्टर यहाँ पर बन रहा था ये 0 से यहाँ तक जा रहा है ना, तो इट मीन्स कि दिस इज वेक्टर V, और AV इसके ऑपोजिट है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि -1 इज एक्चुअली द आइगन वैल्यू.
So just by looking at this plot, I can have a lot of information जो कि related to eigenvalue decomposition मुझे नजर आ रही है. Similarly, there's another interesting example. बस ये एग्जाम्पल्स करके जो है वो हम रोक देते हैं. अब इसमें देखिए रोटेशन है. अब अगेन लेट मी, आप में से कोई है, अच्छा आप ही हैं. हाँ जी, अब आप ये मुझे बताइए कि अगर रोटेट कर रहा है अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है जो कि एक वेक्टर को रोटेट कर रही है बाय 90 डिग्रीज के एंगल पे, तो वुड इट बी एन वुड you be able to find any vector that will be eigenvector of such transformation? अच्छा 90 डिग्री पर 90. उसी डायरेक्शन में होगा 180 डिग्री है ना जी. आपके देखिए अब देखिए ना, अगर फर्ज करें कि मेरे पास जो है वो वेक्टर्स हैं, डिफरेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है, कि कोई भी वेक्टर, एक ये वेक्टर ले लेते हैं v है, और इसको मैं अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है कि 90 डिग्रीज पे लेके ये, विच मीन्स के यहाँ कहीं लेके जाएगी ना, 90 डिग्रीज तो ये बन रहा है, तो वो यहाँ रोटेट करके लेके जा रही है. ठीक है, अब अगेन अब दिस विल नेवर बी ऑन द सेम लाइन जो कि v वाली लाइन है. अगर मैं कोई भी वेक्टर ले लेती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला वेक्टर ले लूँ, ठीक है, अब इसको करती हूँ तो ये यहाँ चला जाएगा. अगर मैं यहाँ पे कोई वेक्टर ले लेती हूँ, इफ आई टेक समथिंग हियर, तो इसको 90 डिग्रीज पे करें तो यहाँ चला जाएगा. द पॉइंट इज कि हमारे पास देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आइगन हमारे पास अनलेस एंड अनटिल मैं v को 0 ले लूँ, एंड b आइगन वैल्यू कैन नेवर बी 0. ठीक है, आइगन वेक्टर्स कैन नेवर बी 0, आइगन वैल्यू तो हो सकती है 0. तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास रोटेशन, अगर मेरे पास ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि 90 डिग्रीज पे रोटेट कर रही है, तो इट विल नॉट हैव एन आइगन वेक्टर. यानी आपके पास जो है, आप उसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी वेक्टर जिसके केस में ए वी विल बी सेम एज लैम्डा वी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ से मुझे जिस प्लॉट करके भी नजर आ रहा है कि कोलिनियर तो कभी भी नहीं होगा ना, जब भी आप 90 डिग्री का कर रहे हैं, वो दिस विल ऑलवेज बी, नो मैटर व्हाट आई स्टार्ट फ्रॉम, इट विल ऑलवेज बी समथिंग दैट इज in a line which is not on the same line जहाँ पे वो वेक्टर अवेलेबल है. so just जी जी ट्रांसफॉर्मेशन जो इसको 180 डिग्रीज पे रोटेट कर दे वो हाँ उसका होगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. उसके तो मेरा ख्याल है तमाम ही वेक्टर्स हो जाएंगे ना आइगन वेक्टर्स, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर आप वो सब के, क्योंकि तमाम वेक्टर्स को उसी लाइन पे कर रहा होगा ना, 180 पे अगर कर रहा है, तो आप कोई भी वेक्टर ले लें तो दैट विल बी, द होल प्लेन विल बी आइगन वेक्टर्स लॉजिकली अगर देखा जाए. और इसके लिए ना आई वुड एडवाइज यू कि आप जो है ना 2x2 के रोटेशन मैट्रिसेस बेशक वो करें, बिकॉज अभी तो खैर हम ज़ाहिर है मैट्रिक्स नहीं ले गए, लेकिन ये कि यू शुड बी एबल टू फाइंड कि आप 90 डिग्रीज का रोटेशन मैट्रिक्स को साइन की फॉर्म में होता है, जो या ये कि 180 डिग्रीज का वो मैट्रिक्स जो है वो रोटेशन मैट्रिक्स, और वहाँ से जो है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो यू विल सी कि अगर आपके पास जो 90 डिग्रीज का है तो यू शुडंट बी एबल टू फाइंड एनी वेक्टर जिसके लिए ये सोल्यूशन पॉसिबल हो, अनलेस एंड अनटिल के वो जीरोज हो जाए. ठीक है, तो अदरवाइज ये कि अगर आप 180 के लिए करें तो एवरी वेक्टर शुड बी सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर आपके पास 180 पे जो भी जा रहा है दैट इज ऑलवेज ऑन द सेम लाइन. ओके, मेरा ख्याल है कि अच्छा दिस इज एक्चुअली जस्ट, अब मुझे नहीं पता ये मैंने फिगर कहाँ से उठाई थी, ये पिछले में जो नोट्स में नज़र आई थी तो मैंने उसको यहाँ पे डाल लिया. दिस इज जस्ट शोइंग कि अब देखें कि जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसने इस फिगर को, जो लेफ्ट पे फिगर है, उसको टिल्ट कर दिया है कि whatever was the transformation, लेकिन we can see कि जो इसका आइगन वेक्टर था it is not affected. अगर मैं और वेक्टर्स ले रही हूँ तो they are actually tilted by certain angle, maybe 45 का एंगल है, ठीक है, लेकिन जो आइगन वेक्टर है that remains the same. और इस केस में मुझे तो नज़र आ रहा है कि जो इतनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी भी लेंथ है, इसका मतलब है कि आइगन वेक्टर इज दिस वेक्टर एंड आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 1.
So the thing is कि we can actually while looking at the geometry or the figures themselves we can see कि eigen vectors जो है वो कौन से vectors होंगे. अगली क्लास में जो है we will talk about कि इनकी और क्या significance हो सकती है. चलें we will stop here. मैं इसको जो है वो रोक देती हूँ और thank you आपने यही आएगा, बस यहीं तक आएगा. सॉरी मिड टर्म में आज तक के लेक्चर का हाँ जी जी होगा. बिल्कुल मिड टर्म में आज तक का आएगा जी. आइगन अगले वेक्टर्स कुछ आइगन क्लास हमने वेक्टर्स की, बस जितना निकालने किया का. है हाँ जितना किया है हमने मतलब वही बात है इंट्यूटिवली आ सकता है आपके पास ये आ सकता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है आप बताएंगे वो एट द एंड ये वेक्टर उसका आइगन वेक्टर होगा कि नहीं होगा ठीक है आइदर यू कैन सॉल्व इट और यू कैन जस्ट प्लॉट इट जो भी चीज़ आपको आसान लगे लेकिन ये कि बस यहाँ तक ही हम करेंगे और ज़ाहिर है ओवर डिटर्मिन अंडर डिटर्मिन में भी हमने बहुत ज़्यादा तो चीज़ें नहीं की हैं लेकिन यू कैन बी आस्क कि जी ये ओवर डिटर्मिन है कि अंडर डिटर्मिन है इसके सोल्यूशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा और समथिंग लाइक दिस ज़ाहिर है इसमें से इतना कुछ तो नहीं आ सकता जो आज का लेक्चर है लेकिन आज तक वाला इंक्लूडेड होगा ठीक है ओके चलें लेट मी स्टॉप हियर और